हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको एलएलबी ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस का पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है। नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट एंड इट्स रिलेशन विद लॉ आपको पढ़ाया गया था। बताया गया कि वहाँ पर स्टेट का एलिमेंट्स बताए गए थे और ओरिजिन बताया गया था। जो आपके में क्वेश्चन था सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बता दें कि नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट एंड रिलेशन विद लॉ, सॉवरेनिटी और काइंड्स ऑफ लॉ और लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। जो आज सेकंड क्वेश्चन यूनिट 1 का डिस्कस करने जा रहे हैं वो उस क्वेश्चन है डिफाइन सॉवरेनिटी, डिस्कस द ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, कि ऑस्टिन की संप्रभुता की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन कब कब आया, पहले आपको एयर बता दें कि क्वेश्चन कब कब आया। 2010 में आप शॉर्ट नोट 1 में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी पूछा गया है, और 2010 के बाद ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2012 में आया है लॉन्ग के क्वेश्चन के रूप में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉवरेनिटी, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी गिवन बाय ऑस्टिन। उसके बाद ये क्वेश्चन फिर आपको 2014 में आया है, 14 में नहीं आपको 2015 में शॉर्ट नोट में आया है कि इंडिया में ऑस्टिन की थ्योरी जो सॉवरेनिटी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा। उसके बाद 2017 में नहीं, फिर ये 18 में आपको मिलेगा क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेनिटी, क्रिटिकली इवेल्युएट द ऑस्टिन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। फिर 2019 में भी ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 2 के रूप में आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग शॉर्ट दोनों के रूप में। अब अगर क्वेश्चन पढ़ें तो थ्योरी की शुरुआत थॉमस हॉब्स के द्वारा की गई, जो कहते हैं कि सॉवरेन पावर कैसी होगी, एब्सोल्यूट होगी। और ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी के सॉवरेनिटी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट माने हैं। सॉवरेन पावर इज़ डिटरमिनेट, सॉवरेन पावर इज़ लीगली अनलिमिटेड और सॉवरेन पावर इज़ अनडिवाइडेड या अनडिविजिबल। तो देखिए यहाँ पर जो ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है उन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी है, पहले उस डेफिनेशन को पढ़ लें। इफ़ ए डिटरमिनेट ह्यूमन सुपीरियर not in the habit of obedience to a like superior receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society, and the society including the superior is the society political and independent, so that the determinate superior the other member of the society are dependent. The position of its other member towards the determinate superior is a state of subjection or a state of dependence. The mutual relation between the superior and they may be styled the relation of a sovereign and subject or the relation of sovereignty and subjection. तो देखिए सबसे पहली चीज़ सॉवरेनिटी की डेफिनेशन को ऑस्टिन जिस तरीके से बता रहे हैं लोग समझ नहीं पाते, बहुत इजी शब्द में बोलने जा रहे हैं। अगर कोई सीनियर सुपीरियर पर्सन है और उसी सोसाइटी में एक और सुपीरियर पर्सन है और वो किसी सुपीरियर की बातों को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन उस सोसाइटी के सभी लोग उसकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा, वो व्यक्ति सॉवरेन पावर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी की बातों को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन लोग उसकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उस स्टेट का क्या होगा, सॉवरेन होगा, और उसको मिलाकर एक पॉलिटिकल और फ्री इंडिपेंडेंट सोसाइटी बनेगी। तो यहाँ पर ऑस्टिन की अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो आपको 2 चीज़ मिलती है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। पॉजिटिव चीज़ क्या है कि जो सॉवरेन पर्सन है सुपीरियर, उसकी जो आज्ञा का पालन है सभी लोग कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है। इसकी निगेटिव चीज़ क्या है कि वो किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए, ओबीडियंस को फॉलो करने के लिए हैबिचुअल नहीं है। तो यहाँ पर ऑस्टिन की डेफिनेशन में सॉवरेनिटी के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं आपको एक साथ। अब अगर कुछ एलिमेंट्स इससे निकालते तो कह सकते हैं कि ऑस्टिन की जो सॉवरेनिटी होती है वहाँ पे राज्य के अधिकांश लोग उसको फॉलो करते हैं, ना कि केवल कुछ लोग। ये क्या करते हैं, हैबिट के रूप में फॉलो करते हैं हमेशा। और जो सॉवरेनिटी पावर को, जो सॉवरेन को फॉलो करते हैं, ये कोई ग्रुप ऑफ पर्सन होना चाहिए, तो ये आपको डेफिनेशन के पॉजिटिव और निगेटिव बातें मैंने बताई। अब मैं आपको इसके एलिमेंट्स के हिसाब से बताने जा रही हूँ कि सॉवरेन पावर इज़ डिटरमिनेट। तो दैट इज़ टू से इन एवरी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल देयर इज़ अ सॉवरेन पावर विच एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखिए ऑस्टिन कहते हैं कि जो हर एक राजनीतिक समाज होगा, हर एक राजनीतिक समाज में एक जो शक्ति होती है, जो सुपीरियर पावर होती है, ज़रूर होती है। ये सॉवरेनिटी किसी पर्सन और पर्सन के ग्रुप में भी वेस्टेड हो सकती है।
ये सॉवरेनिटी स्टेट के अंदर भी हो सकती है और स्टेट के बाहर भी हो सकती है। तो अगर वो ऑस्टिन इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि जो सॉवरेनिटी है वो स्टेट के अंदर होनी चाहिए, जबकि सामंड कह सकते हैं कि स्टेट के अंदर और बाहर दोनों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने सिंपल बात कह दी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं और वही व्यक्ति सॉवरेन होगा, उसको इंडिपेंडेंट होगा, एक पॉलिटिकल सोसाइटी होगी और वही सॉवरेन व्यक्ति कहलाएगा जिसकी लोग उसकी बातों को फॉलो कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, सॉवरेन पावर इज़ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि सॉवरेन पावर क्या है? अनलिमिटेड। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेन इज द सोर्स ऑफ लॉ। Thus, law is the will or command of the sovereign. The power of the sovereign is legally unlimited. That is, he is not bound even by his own commands and he can make and unmake any law. तो ऑस्टिन कॉन्सेप्ट की जो सॉवरेनिटी वो क्या कह रहे हैं कि संप्रभु जो है वो लॉ का सोर्स भी होता है। लॉ की जो कमांड्स होते हैं, जो सॉवरेन पावर देता है, वो दो तरीके से हो सकते हैं, जनरल कमांड, स्पेशल कमांड, या पढ़ के आए हैं। सॉवरेन पावर क्या है? अनलिमिटेड है, असीमित है, इसको हम बांध नहीं सकते हैं। वो कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी लॉ को रिमूव कर सकता है, कोई भी कमांड दे सकता है, किसी भी कमांड को वापस ले सकता है। तो जो ऑस्टिन ने सॉवरेन की पावर क्या है? डी ज्योर ऑस्टिन क्या कह रहे हैं? डी ज्योर सॉवरेन को ही मान्य कर रहे हैं। वो उनके अनुसार अगर कोई डी ज्योर सॉवरेन है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? डी फैक्टो के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑस्टिन के वर्ड्सों में देयर कैन बी नो लीगल लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, कि जो सॉवरेन पावर है उसकी कोई भी लीगल लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड होता है। तो इस तरह से ऑस्टिन, अगर इसमें देखा जाए तो ऑस्टिन ने क्या कहा? दो तरीके के एलिमेंट्स को सॉवरेनिटी के एक्सेप्ट किया है, इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी प्रभुसत्ता। जो आंतरिक प्रभुसत्ता है उसमें सारे नागरिक क्या करेंगे? बाध्य होंगे। जो बाहरी प्रभुसत्ता है वो पूरी तरीके से स्टेट क्या है? फ्री है और किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। तो ये आपने इस थ्योरी को देखा, इस थ्योरी को आपने समझा। अब जो थर्ड पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉवरेन पावर इज़ अनडिवाइडेड। अब सॉवरेन पावर को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। इट वुड बी सीन दैट ऑस्टिन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी इज डिस्टिंक्ट बाय टू कैरेक्टरिस्टिक, वन positive and the other negative. The positive characteristic that the bulk of a given society must render habitual obedience to a common superior who must be a human being, a person or a body of person. The negative characteristic is that the common superior must not be in the habit of rendering obedience to another determinate human superior. Thus, Austin presupposed that there can be only one superior in a state and his power is इंडिजिबल। तो देखिए, ऑस्टिन बिल्कुल सिंपली भाषा में सॉवरेन पावर को बता रहे हैं कि वो अविभाज्य है, अनडिवाइडेड है, उसको बांट नहीं सकते। अगर कोई सॉवरेन पावर बांटी जा सकती है तो वो सॉवरेन पावर नहीं होगी। सॉवरेन पावर कहाँ पे होनी चाहिए? सॉवरेन पावर एक पर्सन में भी हो सकती है, पर्सन ऑफ ग्रुप में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए पार्लियामेंट में वेस्टेड होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनडिवाइडेड नहीं है, इसको बांटा नहीं जा सकता है। अगर बांटा जाएगा तो सॉवरेन पावर नहीं कहलाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव बातें मैंने दोनों भी आपको बताई। पॉजिटिव बात क्या थी सॉवरेन पावर की? कि सोसाइटी के सारे लोग उस सुपीरियर को फॉलो करते हैं और वो सुपीरियर किसी भी बात को, किसी की भी ओबीडियंस को फॉलो नहीं करता है। ये नेगेटिव बात थी। तो सॉवरेन पावर के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है और इंटरनल एक्सटर्नल भी याद रखना है। और ऑस्टिन ने डी ज्योर सॉवरेन को कहा कि डी ज्योर सॉवरेन को उसने रिकग्नाइज्ड किया और उसने कहा कि डी फैक्टो के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ऑस्टिन जो हैं वो स्टेट के अंदर की सॉवरेनिटी को मानते हैं, जबकि सामंड स्टेट के इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की सॉवरेनिटी को मान रहे हैं। तो अगर उनकी थ्योरी को देखा जाए, उसके बाद ब्राइस ने भी इसी तरीके की थ्योरी दी है सॉवरेनिटी पे, ऑस्टिन की थ्योरी को सपोर्ट करते हुए फेडरल स्टेट को कहा उन्होंने कि ब्राइस हाउएवर होल्ड दैट द थ्योरी ऑफ sovereignty as suggested by Austin break down in the case of federal state in which power is divided into legislative, executive and judicial sovereignty. That these are branches are quite independent of each other in a federal constitution. Bryce suggests that legislative sovereignty is divisible and it may be concurrently vested in different person or body or coordinating together wholly or partly through acting in different sphere. For example, in India, the executive sovereign lies in the President of India
as he is the superior executive and his executive power cannot be impaired. But in the legislative sphere, Parliament is a superior legislative authority since President powers to without essence is limited. It is that the Constitution can be amended only when the amending bill has duly been passed as required by Article 368 and has been assented to the President. But once the bill having been passed by both houses of the Parliament, the President assents to its matter of course, and he cannot without assenting the bill all the time. It is for this reason that in the legislative sphere is the Parliament which is vested with the sovereign power. However, there is no judicial sovereign in India. देखिए आज अलग अलग जुरिस्टों ने अपनी अपनी अलग राय रखी है। जैसे ब्राइस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया ऑस्टिन की थ्योरी को और कहा कि अगर ऑस्टिन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो तीनों ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियल सॉवरेन, बिल्कुल अलग चीज़ बताते हैं। यहाँ पर सब तीनों लोग अलग अलग काम करते हैं। हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का है उस तरीके की थ्योरी में ऑस्टिन की थ्योरी बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। तो सब जुरिस्टों के अपने अपने थॉट्स, अपने अपने विचार हैं। उसी तरह लास्की भी कुछ बातें कह रहे हैं कि इन्होंने जो लास्की ने जो कहा वो आपको बता दें कि ऑस्टिन थ्योरी को सपोर्ट करते हुए क्या कह रहे हैं कि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स बताया ऑस्टिन की। फर्स्टली, द स्टेट इज़ ए लीगल ऑर्डर इन विच देयर इज़ ए डिटर्मिनेट अथॉरिटी acting as the ultimate source of power. Its authority is unlimited even if acts dishonestly or unwisely. Secondly, command is the essence of law, that is if the order come from the sovereign it must be obeyed and its disobedience shall result into punishment. Thirdly, in every independent political society there is a sovereign power which extract habitual obedience from the bulk of the member of the society. Sovereignty is the source of law and its legal power are unlimited. मतलब एक लाइन में अगर देखा जाए तो ऑस्टिन को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया और कहा कि सॉवरेन क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है और वो अनलिमिटेड होता है, उसको किसी भी तरीके से लिमिट में नहीं रख सकते हैं। तो क्रिटिकली ऑस्टिन क्रिटिसिज्म में अगर देखा जाए तो ऑस्टिन कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, कुछ ऑस्टिन की एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के फेवर में है कि ऑस्टिन ने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी दी है। और लास्की पॉइंटेड क्या कह रहे हैं कि नो सॉवरेनिटी हैज़ एनीवेयर पजेस अनलिमिटेड पावर एंड द अटेम्प्ट टू एग्जैक्ट इट हैज़ ऑलवेज रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेफ गार्ड। देखिए सब जूरिस्ट अपना अपना विचार रख रहे हैं कि भाई ऑस्टिन की थ्योरी क्या कह रही है। हर एक जूरिस्ट ने अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को ले रहे हैं। जैसे ब्राइस ने कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी के प्रति एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाया था कि भाई हम सॉवरेनिटी के बारे में क्या सोच रहे हैं। उसी तरीके से आप लास्की को देख रहे हैं, लास्की बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहे हैं। उसी तरीके से हर जूरिस्टों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है। और कोई भी जूरिस्ट, सबसे पहले एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो जूरिस्ट हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कुछ बातों में सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बातों में बिल्कुल एक दूसरे को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सपोर्टर की बात की जाए तो मैं ऑस्टिन के सपोर्टर में सॉमंड, हॉलैंड, पैटन, जेनिंग्स के नाम लूँगी। बाकी सभी जूरिस्ट उनको किसी न किसी बात को लेकर, कुछ ना कुछ बातों को लेकर किसी न किसी तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑस्टिन और हॉब्स के थॉट्स को माना जाए तो लगभग एक जैसे ही थॉट्स दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब अगर एक और चीज़ देखी जाए कि क्या चीज़ ऑस्टिन की थ्योरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको कह दें, आपने देखा होगा कि लास्ट में आप देखेंगे कि लिखा भी हुआ है, डाइसी के द्वारा ऑब्जर्व भी किया गया है कि who observe that in democratic state the legal sovereign is that person or body of person who has power to make the law. Parliament, where the political sovereign is electorate, which will ultimately prevails, and the legal sovereign is bound to act according to the will of the people. देखिए यहाँ पे sovereign power कौन है, बता रहे हैं कि sovereign power वो है जो law को बना रही है, पार्लियामेंट बना रही है। और पार्लियामेंट किसके लिए बाउंड होती है? पीपल्स के लिए बाउंड होती है। इसका मतलब पब्लिक ओपिनियन पे लॉ बनाती है। इसका मतलब जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट हैं वहाँ पर लीगल सॉवरेन कौन है? पार्लियामेंट मानी जाएगी। और पॉलिटिकल सॉवरेन क्या है? पॉलिटिकल सॉवरेन कैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं? पब्लिक ओपिनियन के द्वारा एक्सप्रेस कर रहे हैं। और पार्लियामेंट इज़ बाउंड टू फॉलो इन लॉ मेकिंग।
पार्लियामेंट क्या करेगी, हमेशा नए लॉज बनाएगी, किसके लिए, पब्लिक ओपिनियन के आधार पे। तो यहाँ पर ऑस्टिन की थ्योरी में आपको कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखनी है जो एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहली चीज़ कि आप सॉवरेन का मीनिंग भी याद कर लेंगे कि सॉवरेन जो वर्ड है फ्रेंच वर्ड सॉवरेन से बना है, SOUVERAIN, सॉवरेन, जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक फ्रांसीसी जूरिस्ट हैं, आप उनका भी नाम नोट कर लेंगे, बोदिन, BODIN, बोदिन ने भी सॉवरेन को डिफ़ाइन किया है। और उन्होंने कहा भी कि ये स्टेट की कंप्लीट एंड परपीचुअल पावर होती है और सॉवरेनिटी एक वो पावर है जिसे लिमिट में नहीं किया जा सकता है, सभी जूरिस्ट कह रहे हैं। और जितने भी जूरिस्टों ने अपने अपने थॉट्स दिए हैं, सब ने अपने अपने थॉट्स को पर्सनल रूप से एक्सप्रेस किया। जैसे लास्की ने अपने तरीके से एक्सप्रेस किया, ब्राइस ने साइंटिफिक तरीके से एक्सप्रेस किया है, तो सब ने अपने अपने तरीके से एक्सप्रेस किया। और सामन ने अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस किया है कि इंटरनल एक्सटर्नल की बातों को लेकर एक्सप्रेस किया। तो सब ने एक तरीके से देखा जाए कि अलग अलग तरीके से सॉवरेनिटी को देखा। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो सॉवरेनिटी है, इंडिया में जो सॉवरेनिटी की पोजीशन है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, तो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है तो थोड़ा सॉवरेनिटी की पोजीशन भी हमारे यहाँ अलग है। हमारे यहाँ जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट में होती है और लेजिस्लेटिव जितनी भी पावर होगी वो पार्लियामेंट में होगी। और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का मिला जुला रूप ही पार्लियामेंट है। तो हमारे लिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होंगे उनके लिए भी आर्टिकल 368 में स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं कि प्रेसिडेंट को एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है। अगर प्रेसिडेंट एक्सेप्टेंस नहीं देगा तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा। इसके मतलब ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है, हमारे यहाँ एक्जीक्यूटिव सॉवरेन है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट क्या है, एक्जीक्यूटिव सॉवरेन है। और हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम होने के कारण लेजिस्लेटिव पावर का डिवाइडेशन किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ दोनों लोग फ्रीडम में हैं और कोई भी एक दूसरे का ट्रेसपास नहीं करते। अगर वो ट्रेसपास करेंगे तो जो ट्रेसपास के बारे में होगा वो केस आप कहाँ फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए कह सकते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेपरेशन ऑफ पावर को बिल्कुल पूरी तरीके से अडॉप्ट किया गया है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के राइट में इंटरफेरेंस कर सकती है। और इमरजेंसी की पोजीशन में भी पार्लियामेंट को राइट होता है कि वो राज्यों के विधानमंडल को अपने अधिकार में ले लेती है और सॉवरेनिटी के जितना भी डिवाइडेशन होता है वो इमरजेंसी में सस्पेंड होता है। तो इंडिया की पोजीशन बिल्कुल अलग हो गई। जो ऑस्टिन की जो सॉवरेनिटी की जो डेफिनेशन है वो हमारे यहाँ इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू नहीं होती है। और कह सकते हैं कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सॉवरेनिटी है वो किस में निहित है, फिर से आपको बता दें, प्रेसिडेंट में। और लेजिस्लेटिव पावर किस में है, पार्लियामेंट में है। तो हमारे यहाँ ऑस्टिन की डेफिनेशन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन तब भी जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उस डेफिनेशन के माध्यम से ही सॉवरेनिटी को समझा जा सकता है। तो फिर से एक बार रिवीजन में आपको बता दें कि हमने जो शुरुआत की थी वो थॉमस हॉब्स से की थी। थॉमस हॉब्स ने क्या कहा था, फिर से एक दो लाइनों में मैं आपको बता दूं कि थॉमस हॉब्स सबसे पहले क्या कहते हैं। तो थॉमस हॉब्स ने क्या कहा था कि जो सॉवरेनिटी है वो सुप्रीम होती है और जितनी भी स्टेट की जितने भी लॉज होते हैं वो सॉवरेनिटी से निकलते हैं और वो खुद इन लॉज को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं होती है। ये अपने हॉब्स के विचार हैं। उसके बाद हॉब्स के विचार के बाद हमने ब्राइस का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा, ऑस्टिन का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा और ऑस्टिन की थ्योरी में जो हमने पॉइंट्स निकाले थे वो एक बार फिर से डेफिनेशन में पॉइंट्स निकाले कि एक डेफिनेशन को रिवाइज कर दें कि अगर कोई सुपीरियर पर्सन है और वो दूसरा सुपीरियर पर्सन उसको फॉलो कर रहा है और वो पहला सुपीरियर किसी की ओबीडियंस को फॉलो नहीं करता है और सोसाइटी के सभी लोग, बल्क ऑफ सोसाइटी के लोग उसको आज्ञाओं का फॉलो करते हैं, तो सुपीरियर पर्सन उस सोसाइटी में क्या होगा, सॉवरेन होगा। और उस सोसाइटी में उस सॉवरेन पर्सन को मिलाकर एक पॉलिटिकल फ्री इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी बनेगी। तो इसका मतलब जो ऑस्टिन की डेफिनेशन बताई गई है, याद रखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें हैं। पॉजिटिव ये है कि हम सोसाइटी के अधिकांश लोग उसको फॉलो करते हैं और निगेटिव ये है कि वो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता है। ऑस्टिन की डेफिनेशन में दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अगर कुछ एलिमेंट्स निकालने होते तो कहते कि जो सॉवरेनिटी की जो है वो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, केवल कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं। सॉवरेनिटी पर्सन में भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्सन में भी हो सकती है और यहाँ पर कोई लिविंग पर्सन और गॉड को सॉवरेनिटी में शामिल नहीं किया गया, ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को माना नहीं गया, ये हमेशा याद रखेंगे। दूसरी चीज़,
जो लास्की हैं वो अलग तरीके से विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने पूरी तरीके से ऑस्टिन की थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। ब्राइस ने अलग विचार व्यक्त किए, सामर ने अलग विचार व्यक्त किए, अलग अलग जुरिस्टों ने अलग अलग तरीके से सॉवरेनिटी को देखा और इंडिया में जो पोजीशन है सॉवरेनिटी की वो पूरी अलग तरीके से है। तो जब यहाँ पर सॉवरेनिटी को आप डिफ़ाइन करेंगे तो आप कुछ एलिमेंट्स को, कुछ डेफिनेशंस को बिल्कुल एज इट याद कर लेंगे। जैसे जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है लास्ट लाइन में 4 लाइनें आपको ज़रूर ये याद होनी चाहिए। इफ़ ए डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडेंस टू ए लाइक सुपीरियर receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society and the society including the superior is that the society political and independent। यहाँ तक आपको ये लाइन डेफिनेशन की ज़रूर याद रखनी है और ये किस बुक में लिखा गया है, ऑस्टिन की ही बुक है, जुरिस्प्रूडेंस पार्ट 2 में दिया गया हुआ है, पेज नंबर 221 पे। तो ये सब चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर याद रखनी होगी तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी, इम्परेटिवनेस ऑफ सॉवरेनिटी की सॉवरेनिटी क्या है, हर सोसाइटी में, पॉलिटिकल सोसाइटी में ज़रूर होगी। सॉवरेन पावर अनडिवाइडेड है, इसका मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड कर सकते हैं तो सॉवरेन पावर नहीं कहलाएगी। अगर सॉवरेन पावर क्या होती है, अनलिमिटेड, अगर किसी सॉवरेन पावर को लिमिट में कर सकते हैं तो वो सॉवरेनिटी, सॉवरेन पावर नहीं कहलाएगी। सॉवरेन पावर कैसी होनी चाहिए, अनडिवाइडेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए और वो हर एक सोसाइटी में इम्परेटिवनेस मतलब कंपल्सरी रूप से सॉवरेन पावर पाई जाएगी। अगर किसी सोसाइटी में सॉवरेन पावर नहीं है तो उसे सोसाइटी के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि सॉवरेनिटी होना ज़रूरी है। स्टेट के भी 4 एलिमेंट जैसे आपको बताए थे तो आपको याद होगा कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट ऑफ सॉवरेनिटी। तो किसी भी स्टेट को बनाने के लिए सॉवरेनिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बिना सॉवरेनिटी के कोई भी स्टेट का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर किसी स्टेट में लोग 2 लोगों का कहना मान रहे हैं, एक एग्जाम्पल भी छोटा सा, अगर किसी स्टेट में लोग 2 लोगों का कहना मान रहे हैं तो वो एक स्टेट नहीं है बल्कि 2 स्टेट है। क्यों? क्योंकि सॉवरेन पावर केवल एक होता है। तो इसीलिए सॉवरेनिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सॉवरेनिटी को याद रखेंगे और आप सॉवरेनिटी के बारे में जो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उसको याद रखेंगे। सॉवरेन पावर क्या क्या चीज़ों को कंटेन कर रही है वो भी बताया गया है और ऑस्टिन ने बाद में डाइसी ने क्या कहा वो भी आपको मैंने बताया कि डाइसी ने भी जो कहा इंडिया के रिगार्डिंग में कहा वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि इंडिया में कौन है, कैसी पोजीशन है, वो सारी पोजीशन भी आप याद रखेंगे। इसमें और याद करने के लिए आप सबसे पहली चीज़ ध्यान रखेंगे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो बनाए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहले याद करेंगे, फिर आप ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी याद करेंगे, फिर डेफिनेशन याद करेंगे। डेफिनेशन में 4 लाइन ज़रूर याद करेंगे और उसके बाद इस डेफिनेशन को किस तरीके से बांटा गया है, उनके हेडिंग्स जैसे सॉवरेन पावर इज़ डिटर्मिनेट, सॉवरेन पावर इज़ लीगली अनलिमिटेड, सॉवरेन पावर इज़ अनडिविजिबल, लॉर्ड ब्राइस के थॉट्स, लास्की के थॉट्स, ऑस्टिन के अपने खुद के थॉट्स और एवी डाइसी के थॉट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट में वो याद कर लेंगे कि एवी डाइसी ने क्या कहा कि हु ऑब्जर्व दैट इन डेमोक्रेटिक स्टेट द लीगल सॉवरेन इज दैट पर्सन और ए बॉडी ऑफ पर्सन वो हैव द पावर टू मेक द लॉ। तो इन्होंने क्या कहा, लीगल सॉवरेन कौन है, वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो लॉज का निर्माण करता है जैसे पार्लियामेंट। वेयर द पॉलिटिकल सॉवरेन इज electorate whose will ultimately prevails and the legal sovereign is bound to act according to the will of the people। और लीगल सॉवरेन किसके द्वारा बाउंड है, लोगों के विचारों के द्वारा बाउंड है, मतलब जो लोग कहेंगे उस तरीके से लीगल सॉवरेन को वर्क करना पड़ेगा। बाय विच ही मीन पब्लिक ओपिनियन, इसका मतलब लोगों के विचारों से लीगल सॉवरेन बाउंड है। लीगल सॉवरेन वही करेगा जो पब्लिक अपनी ओपिनियन देगी। दस इन डेमोक्रेटिक स्टेट although parliament is the legal sovereignty but is the electorate who are political sovereign and whose will expressed in the form public opinion, the parliament is bound to follow in law making। तो पार्लियामेंट भी क्या करेगी, लॉ बनाते समय पब्लिक ओपिनियन का ध्यान रखेगी और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि लॉ पब्लिक में किसी भी तरीके से उस सॉवरेन पावर को कह सकते हैं कि उसकी इमेज को एक किसी तरीके से ब्रेक पहुंचे या कुछ भी नुकसान हो। तो अब आज का जो क्वेश्चन था वो ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आपको यूनिट 1 का 3rd क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। 1 को पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा स्टेट और दूसरे में पढ़ा आपने सॉवरेनिटी। तो थैंक यू। नेक्स्ट फिर जल्दी मुलाकात होती है आपसे दूसरे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।